बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, हम BSN 4th सेमेस्टर के सब्जेक्ट हेल्थ असेसमेंट 2 पढ़ रहे हैं। हेल्थ असेसमेंट 2 में हमने यूनिट 1 का लेक्चर 2 मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम स्टार्ट किया हुआ था। इसका पार्ट 1 हमने पढ़ लिया, जो कि हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में मौजूद है और उनका लिंक आप लोगों को इस वीडियो लेक्चर के डिस्क्रिप्शन के एंड में मिल जाएगी, वहाँ से आप स्टडी कर सकते हैं। आज का हमारा वीडियो लेक्चर इसी लेक्चर 2 मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम के पार्ट 2 पे है, जो कि इसका लास्ट पार्ट है। इसके साथ ये जो मस्कुलोस्केलेटल असेसमेंट है ये ख़त्म हो जाएगी। तो स्टूडेंट्स, वीडियो लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल लेक्चर्स बाय मुशर्रफा अजहर में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि आने वाली वीडियो लेक्चर्स की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके, और इस वीडियो लेक्चर को लाइक ज़रूर करें। तो स्टूडेंट्स, पिछली वीडियो लेक्चर में हमने अपर एक्सट्रीमिटीज़ में मसल्स और जो स्केलेटल है दोनों का, मसल्स और बोन्स दोनों की असेसमेंट जो है वो डिस्कस किया था। आज हम जो लोअर एक्सट्रीमिटी है इसमें डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से जो है असेसमेंट करनी चाहिए लोअर एक्सट्रीमिटीज़ की। तो लिखा है मसल्स ऑफ लोअर एक्सट्रीमिटी, इंस्पेक्ट द मसल ऑफ द हिप, नी एंड एंकल। हमारे हिप पे, नी पे और एंकल पे जो मसल्स है उनकी हम इंस्पेक्शन करेंगे, उनको जनरल लुक देंगे। लुक में हम क्या देखेंगे इंस्पेक्शन में? नोट मसल साइज, बल्क, यानी हम मसल के साइज़ को देखेंगे कि कहीं पे मसल्स जो है वो बल्की तो नहीं हो गए हैं, या फिर लुक फॉर एसिमेट्री, एट्रोफी एंड फेसिकुलेशन। या हम ये देखेंगे कि दोनों साइड से यानी सिमेट्री इनकी ठीक तो है कि एक लेग जो है वो ज़्यादा बल्की नज़र आ रहा है, दूसरा जो है वो बल्की नहीं है, इस तरह कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। एट्रोफी तो नहीं हुई है, यानी मसल वास्टिंग तो नहीं हुई है, और फेसिकुलेशंस तो नहीं है। फेसिकुलेशंस मींस जो इनवॉलंटरी कंट्रक्शंस होते हैं वो तो नहीं है। लुक फॉर एबनॉर्मल मूवमेंट, या कोई एबनॉर्मल मूवमेंट तो नहीं हो रही है लोअर एक्सट्रीमिटीज़ में, ये हम देखेंगे। इसके बाद डिटर्मिन मसल पावर बाय जेंटली ट्राइंग टू ओवर पावर कंट्रक्शन ऑफ ईच ग्रुप ऑफ मसल। जिस तरह हम अपर एक्सट्रीमिटीज़ में ओवर पावर को चेक करते थे मसल्स की, उनको जो है हम जेंटल कंट्रक्शन दे के ओवर पावर देखते थे कि कितनी रेजिस्टेंस जो है वो मौजूद है मसल्स में, कि कंट्रक्शन को कितना वो रेजिस्ट करती है। इस तरीके से हम मसल्स को देखते हैं। तो हम क्या करेंगे, जो मसल्स है उनको हम कंट्रक्शन देंगे, कंट्रक्शन दे के हम देखेंगे कि रेजिस्टेंस कितना आ रहा है। सबसे पहले हिप की फ्लेक्शन करेंगे। हिप की जब हम फ्लेक्शन करेंगे तो यहाँ पे जो इलिप्सोआस मसल है, इलिप्सोआस मसल उसका हमें पता चल जाएगा कि उसकी जो है रेजिस्टेंस कितनी है, यानी कितना रेजिस्टेंस वो शो कर रही है। इसके अलावा एक्सटेंशन जब हम करते हैं तो हिप की एक्सटेंशन जब करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि ग्लूटियस मैक्सिमस मसल जो है वो उसकी किस तरह कंडीशन है, वो रेजिस्टेंस सही तरीके से शो कर रही है या नहीं। एबडक्शन भी करके देखेंगे हम हिप की, और एडक्शन भी करेंगे। असेसमेंट ऑफ मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम में ये मसल स्ट्रेंथ स्केल है, जिसकी जो है डिटेल वीडियो 9 मिनट्स की वीडियो मैंने बनाई है, जिसका लिंक इस वीडियो लेक्चर के एंड में आपको मिल जाएगी। पिछली वीडियो लेक्चर के भी एंड में मैंने वो लिंक डाली हुई थी। इसमें आप ये डिटेल से स्टडी कर सकते हैं, जो कि मैंने पिक्चर्स के थ्रू समझाई है कि मसल स्ट्रेंथ स्केल जो है ये किस तरीके से इसको हम करेंगे। जब हम क्लिनिकल्स पे जाएंगे तो किस तरीके से इस स्केल के थ्रू हम मसल्स की स्ट्रेंथ जो है वो मालूम करेंगे। तो ये वहाँ से आप पढ़ लीजिएगा। अब है द नी एग्ज़ाम। हम क्या करते हैं, नी एग्जामिनेशन करते हैं। नी एग्जामिनेशन में क्या करेंगे, इंस्पेक्शन करेंगे। इंस्पेक्शन में हम देखेंगे मेक श्योर दैट बोथ नीज़ आर फुली एक्सपोज। हम ये यकीनी बनाएंगे कि जो दोनों नीज़ है वो फुली एक्सपोज हो। द पेशेंट शुड बी इन आइदर ए गाउन और शॉर्ट। पेशेंट जो है या तो उसके साथ कोई गाउन हो जिसको आसानी से उठा सके, या फिर वो शॉर्ट में हो। यानी रोल्ड अप पेंट डू नॉट प्रोवाइड गुड एक्सपोजर। अगर हम पेन को रोल अप करके ऊपर करते हैं तो उससे हमें इतना सही से एक्सपोजर नहीं मिलता है। इसलिए या तो पेशेंट को गाउन में होना चाहिए या फिर शॉर्ट में होना चाहिए। वॉच द पेशेंट वॉक। फिर हमने वॉक करवानी है पेशेंट से, और वॉक देखनी है कि वॉक के दौरान नी की जो कंडीशन है वो किस तरह होती है।
डू दे लिम्प आर अपीयर टू बी इन पेन, कहीं ऐसा तो नहीं है कि पेशेंट जो है वो लंगड़ा रहा है। लिम्प का मतलब है कि लंगड़ा होना, लंगड़ाना। तो कहीं पेशेंट जो है वो लंगड़ा तो नहीं, यानी लंगड़ा तो नहीं रहा एक साइड से या दोनों साइड से, या फिर पेशेंट जो है पेन तो नहीं महसूस कर रहा वॉकिंग करते हुए, ये हम देखेंगे। When standing, is there evidence of bowing, whereas or notched knee, valgus deformity। फिर हम पेशेंट को जो है while standing हम देखेंगे, पेशेंट जब स्टैंडिंग कर रहा है, खड़ा है, तो उस टाइम हम देखेंगे कि ही पेशेंट जो है उसको वेरस तो नहीं है या फिर वल्गस तो नहीं है। अब वेरस और वल्गस जो है ये क्या चीज़ है? स्टूडेंट्स, ये जो नोक्ड नी जिसे हम कहते हैं, इसे हम जीनो वल्गस भी कहते हैं, जीनो वल्गम भी कहते हैं और वल्गस भी कहते हैं। ये एक कॉमन लोअर लेग एबनॉर्मेलिटी है जो कि टोडलर्स में, प्री स्कूल एज में या फिर जो अर्ली स्कूल एज है, इसमें जो है आमतौर पर बच्चों में होता है। इसमें क्या होता है, लोअर एक्सट्रीमिटीज़ है उसमें वो जो है इस तरह इनवर्ट हो जाती है। मींस के ये जो टू नीज़ होते हैं ये एक दूसरे को टच किए हुए होते हैं और जो एंकल्स है वो एक दूसरे से अलग होते हैं, लेकिन नीज़ जो है वो एक दूसरे को टच किए हुए होते हैं। तो इस कंडीशन को हम कहते हैं नोक्ड नीज़, या फिर इसको कहते हैं वल्गस, या फिर हम इसको कहते हैं जीनो वल्गम। और ये बोविंग और वेरस क्या होता है? बोविंग और वेरस जो है इसमें जो टिबिया होती है वो मिस अलाइंड होती है। टिबिया फीमेल के साथ मिस अलाइंड होती है। इस मिस अलाइन होने की वजह से, यानी सही तरीके से नहीं जुड़ती, इसकी वजह से क्या होता है, जो पेशेंट है उसके जो नी है वो एक दूसरे से ज़्यादा अपार्ट होती है। मीन्स कि डिस्टेंस जो है वो एक हद तक, एक छोटी सी डिस्टेंस होनी चाहिए कि एक हाथ जो है वो उसके बीच से गुजर सके। नॉर्मली इतना डिस्टेंस होने चाहिए, लेकिन यहाँ पे जो बोविंग नी है इसमें डिस्टेंस जो है वो इतना सा बढ़ जाता है कि दोनों नी जो है इसमें बहुत ज़्यादा डिस्टेंस है और जो एंकल्स है वो एक दूसरे से जो है चिपके हुए हैं। इस कंडीशन को हम कहते हैं बोविंग नी, वेरस या बोव लेग या वेरम इसको कहते हैं। तो इनमें कंफ्यूज नहीं होना है। अब इनके पिक्चर्स में कम्युनिटी में आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, वहाँ से आप लोगों को वेरस और वल्गस में जो है क्लियर हो जाएगी कि ये दोनों कैसी कंडीशन है। देयर इज़ ए प्री डायलेक्शन फॉर द डिजेनरेटिव जॉइंट डिजीज़ टू अफेक्ट द मीडियल एस्पेक्ट ऑफ द नी, ए कॉमन काज ऑफ बोविंग। तो यहाँ पे बोविंग का काज बता रहा है कि एक कंडीशन है जिसमें डिजेनरेटिव जॉइंट डिजीज़ भी हो जाती है पेशेंट को। तो ये एक ऐसी कंडीशन होती है कि इसमें जो नी है उसका जो एस्पेक्ट होता है, उसका जो इंटरनल एस्पेक्ट होता है नी का, वो अफेक्ट हो जाता है। तो जब ये नी जो है इसके एस्पेक्ट्स जो है वो उसमें डिफॉर्मिटी आ जाती है, तो इसकी वजह से ये पेशेंट इस रिस्क पे होता है कि इसको डिजेनरेटिव जॉइंट डिजीज़ भी हो सकते हैं। मीन्स कि ये जो बोविंग लेग या फिर इसे हम वेरस डिफॉर्मिटी कहते हैं, तो इसकी एक काज जो है वो डिजेनरेटिव जॉइंट डिजीज़ भी है, जिसमें नी की जो एस्पेक्ट्स होते हैं उसमें चेंजेस आ जाते हैं, वो अफेक्ट हो जाता है। यहाँ पे देखिए लिखा है कि वेरस नी डिफॉर्मिटी मोर मार्क्ड ऑन द लेफ्ट लेग। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे वेरस नी डिफॉर्मिटी है, पेशेंट को वेरस नी है, और जो लेफ्ट लेग है इसका, इसमें सही तरीके से शो है कि जो नी है उसमें डिफॉर्मिटी है। यहाँ पे एक जो है वो घाट सा बना हुआ है। जो राइट नी है वो फिर भी ठीक है, उसमें इतना ज़्यादा शो नहीं हो रहा, लेकिन जो लेफ़्ट नी है इसमें आप बाकायदा देख सकते हैं कि अंदर जो है वो एक सुराख सी बनी नज़र आ रही है। ये जो एरोप्लेन्स हैं इनकी इतनी शोर आती है कि बीच में पढ़ाना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि इनके शोर के साथ फिर आवाज़ क्लियर नहीं आती। तो इस वजह से जब ये आ जाते हैं तो मैं चुप हो जाती हूँ कि ये गुजर जाए, फिर हम अपना लेक्चर जो है वो कंटिन्यू करेंगे।
तो स्टूडेंट्स लिखा है कि इज देयर एविडेंस ऑफ एट्रोफी ऑफ क्वाड्रिसेप्स हैमस्ट्रिंग्स आर कल्फ मसल ग्रुप नी प्रॉब्लम आर पेन कैन लिमिट द यूज ऑफ द अफेक्टेड लेग लीडिंग टू वास्टिंग ऑफ द मसल। यहाँ पे आप देख ले चेक करते हुए कि जो क्वाड्रिसेप्स मसल है और जो हैमस्ट्रिंग मसल है या जो कल्फ मसल्स है, ये इन मसल्स का जो ग्रुप है इसमें कोई एट्रोफी की आप लोगों को दिखाई तो नहीं दे रही है कि एट्रोफी हुई है, यानी इसमें मसल वास्टिंग हुई है। क्यों हो सकती है मसल वास्टिंग? तो लिखा है कि कोई नी प्रॉब्लम है या पेन है, इसकी वजह से जो लेग इफेक्ट है वो लेग आप यूज़ नहीं करते, आप उस लेग को जो है उसकी जो एक्टिविटीज़ है उसको लिमिट कर देते हो। तो जब उसकी एक्टिविटीज़ लिमिट हो जाती है तो इसकी वजह से मसल वास्टिंग हो जाती है, मसल्स जो है वो उनकी जो स्ट्रेंथ है उसमें कमी आ जाती है। अब देख लें, वाइल बोथ लेग हैव वेल डिवेलप मस्कुलेचर्स, दोनों लेग जो है उनको वेल डिवेलप मस्कुलेचर होना चाहिए, यानी दोनों में सही तरीके से मसल्स जो है वो होने चाहिए। द लेफ्ट कल्फ एंड हेमिस्ट्रिंग्स आर बल्कियर देन द राइट। आमतौर पर इस तरह होता है कि जो लेफ्ट लेग के जो कल्फ मसल और जो हेमिस्ट्रिंग मसल है, जो लेफ्ट थाई के जो कल्फ और हेमिस्ट्रिंग मसल्स है, तो ये दोनों ज़्यादा बल्कियर होते हैं एज़ कम्पेयर टू द राइट साइड। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो मसल्स शो कर रहा है ये हेमिस्ट्रिंग ग्रुप मसल है और जो नीचे जो लेग में जो मसल है वो कल्फ मसल ग्रुप है। तो ये दोनों जो है लेफ्ट में ज़्यादा बल्कियर होते हैं नॉर्मली एज़ कम्पेयर टू राइट। तो ये क्यों होता है? ये इसलिए होता है कि अगर आप लोग जो है वो राइट साइडेड हो, या राइट साइड मीन्स कि आप राइट हैंड वाले और राइट लेग वाले हो। इसका मतलब ये है कि कुछ लोग जो है उनका डोमिनेंट साइड राइट होता है, कुछ का लेफ्ट होता है, तो राइट जो है वो कॉमन है। ज़्यादातर जो लोग होते हैं उनका डोमिनेंट साइड जो है वो राइट होता है, तो फिर वो क्या करते हैं, राइट साइड से ज़्यादा एक्टिविटी करते हैं। तो फॉर एग्जांपल अगर राइट साइड से वो फुट को जो है राइट साइड के फुट को यूज़ कर रहे हो और कोई बॉल जो है वो किक कर रहे हो, तो राइट फुट से जब बॉल किक कर रहे हैं तो उस टाइम जो लेफ़्ट फुट होती है वो राइट साइड का भी जो है वज़न उठाती है। तो इसीलिए लेफ़्ट लेग जो है यहाँ पे थाई में जो हेमिस्ट्रिंग मसल है और जो लेग में कल्फ मसल है ये दोनों जो है स्ट्रॉन्ग होते हैं एज़ कम्पेयर टू राइट, क्योंकि राइट साइड से ज़्यादा एक्टिविटी करते वक्त लेफ़्ट साइड जो है उसका बोझ भी उठा लेता है, उसका वज़न भी उठा लेता है। तो इसलिए लिखा है। नी में फ्लेक्शन हम करते हैं, नी में फ्लेक्शन करके हेमिस्ट्रिंग मसल के पावर को देखते हैं कि इसमें रेजिस्टेंस किस तरीके से आ रही है। नी में एक्सटेंशन करते हैं, एक्सटेंशन करके हम क्वाड्रिसेप्स मसल को देखते हैं। एंकल में हम डोर्सी फ्लेक्शन करते हैं, डोर्सम को ऊपर साइड से डोर्सम की फ्लेक्शन करते हैं। डोर्सम की जब हम फ्लेक्शन करते हैं तो फिर हम यहाँ पे टिबियलिस एंटीरियर मसल्स को देखते हैं, और जब प्लेंटर की हम फ्लेक्शन करते हैं तब हम गैस्ट्रोनीमियस मसल्स को देखते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स साइट में कि ये जो है यहाँ पे नी की फ्लेक्शन हो रही है, यहाँ पे नी की एक्सटेंशन हो रही है, यहाँ पे नी की एक्सटेंशन हो रही है। लेग को नीचे की तरफ जब हम ले जाते हैं तो नी जो है वो एक्सटेंड हो रही है। यहाँ पे नी की फ्लेक्शन के थ्रू हम जो है क्वाड्रिसेप्स मसल्स को देखते हैं। यहाँ पे जो है क्वाड्रिसेप्स मसल को देखते हैं और ऊपर जो है हम हेमिस्ट्रिंग मसल्स जो है इनको देखते हैं। इसके अलावा यहाँ पे डोर्सिफ्लेक्शन किया हुआ है, इस कंडीशन को हम कहते हैं डोर्सिफ्लेक्शन। इस डोर्सिफ्लेक्शन के थ्रू हम टिबियलिस एंटीरियर जो मसल्स हैं इनको देखते हैं, और यहाँ पे प्लेंटर फ्लेक्शन हो रही है, प्लेंटर की फ्लेक्शन हो रही है। तो प्लेंटर फ्लेक्शन के थ्रू हम गैस्ट्रोनीमस मसल्स जो है उनको देख रहे हैं। डिटरमिन लिम्ब टोन रेजिस्टेंस टू पैसिव स्ट्रेच करके हम देखेंगे कि लिम्ब की जो टोन है वो किस तरीके से रेजिस्टेंस शो कर रही है। विद द पेशेंट रिलैक्स जेंटल मूव द लिम्ब एट द हिप। हम पेशेंट को पहले रिलैक्स करेंगे, उसके बाद आराम से जो लिम्ब है उसको जो है मूव करेंगे हिप साइड में हम मूव करेंगे, नी में मूवमेंट देंगे और एंकल में मूवमेंट देंगे। एंड नोट विद द टोन इज़ नॉर्मल। और हम देखेंगे कि टोन जो है वो नॉर्मल है, इंक्रीज मीन्स के हाइपरटोनिक है, या डिक्रीज़ है कि टोनिक है ही नहीं, हाइपोटोनिक है मीन्स के टोनिसिटी नहीं आ रही है। रेजिस्टेंस
रेजिस्टेंस नहीं शो हो रही है। फ्लेक्स द हिप एंड नी, फिर हम हिप और नी को फ्लेक्स करेंगे, फ्लेक्शन करेंगे। सपोर्ट द नी, डोर्सी फ्लेक्स द एंकल, फिर हम नी को सपोर्ट देके डोर्सी फ्लेक्शन करेंगे, एंकल की शार्पली करेंगे एंड होल्ड द फुट इन दिस पोजीशन चेकिंग फॉर क्लोनस, और इस पोजीशन में हम फुट जो है इसको होल्ड करेंगे और क्लोनस को देखेंगे। यहाँ पे क्लोनस के लिए हम जो है वो देखेंगे। क्लोनस क्या है? जो मस्कुलर स्पाजम्स होती है इनको हम क्लोनस कहते हैं। तो कुछ हद तक यानी मस्कुलर स्पाजम अगर 5 से कम है, यानी 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, या फिर 5 भी हो गया, 5 से अगर कम है तो फिर वो नॉर्मल कंसीडर की जाती है। लेकिन अगर 5 से ज़्यादा मस्कुलर स्पाजम्स हो रहे हैं, ऐसे हम जब शार्पली फ्लेक्स करते, डोर्सी फ्लेक्स करते, तो 5 से ज़्यादा बार बार जो है बीट आ रही है, बार बार जो है वो स्पाजम हो रही है, तो फिर जो है हम कहते हैं कि ये कोई एबनॉर्मेलिटी है। अब स्पाइन बोन को हम किस तरीके से देखते हैं? द एग्जामिनर शुड स्टैंड बिहाइंड द पेशेंट एंड ऑब्जर्व द अलाइनमेंट ऑफ द स्पाइन। एग्जामिनर जो है वो पेशेंट के बिहाइंडली खड़ा हो जाता है और फिर जो स्पाइन के अलाइनमेंट है इसको देखता है कि स्पाइन जो है वो सीधे है या नहीं। बिल्कुल सीधे होते हैं, नॉर्मली स्पाइन बिल्कुल सीधे होते हैं स्टार्ट से लेके लास्ट तक। इन द फ्लेक्स पोजीशन टू डिटरमिन स्कोलियोसिस, और पोजीशन जो है वो इस टाइम क्या करता है? थोड़ा फ्लेक्स पोजीशन करता है और पेशेंट को थोड़ा फ्लेक्स करता है और फ्लेक्स पोजीशन में देखता है कि स्कोलियोसिस तो नहीं है। स्कोलियोसिस किसे कहते हैं? कि वर्टिब्रल कॉलम जो है वो बिल्कुल एस शेप का हो जाता है, जैसे यहाँ पे है। यहाँ पे जो पेशेंट है, ये लास्ट वाला जो पेशेंट है इसको देखें, ये इस तरह स्कोलियोसिस का पेशेंट है, इसका वर्टिब्रल कॉलम जो है वो इस शेप का हो गया है। यहाँ पे आपको सही तरीके से शो हो रही है। पीछे भी एक स्लाइड है हमारे साथ, वहाँ पे स्कोलियोसिस जो है सही तरीके से शो की गई है, वहाँ पे हम देखेंगे। ये देखिए, ये स्कोलियोसिस की कंडीशन है कि बिल्कुल इसका वर्टिब्रल कॉलम जो है वो एस शेप का हो गया है, ये इस तरह एस शेप का हो गया है, इसको हम कहते हैं स्कोलियोसिस। तो यहाँ पे हम फ्लेक्स करके देखते हैं कि स्कोलियोसिस तो नहीं है। इसके अलावा देखते हैं वीव द स्पाइन फ्रॉम साइड टू डिटरमिन काइफोसिस, फिर हम साइड से देखते हैं पेशेंट को कि कहीं काइफोसिस तो नहीं है। काइफोसिस, ये काइफोसिस की कंडीशन है कि इसमें काइफोसिस में क्या होता है, बंदा जो है उसका इस तरह बैक साइड पे ऊपर पे बैक साइड ऊपर जिस तरह निकल आता है और उसका जो हेड होता है वो इस तरह डाउनवर्ड होती है, फॉरवर्ड और डाउनवर्ड। इस कंडीशन को हम कहते हैं काइफोसिस। आस्क द पेशेंट इफ़ ही इज़ अवेयर ऑफ स्कोर स्पोर्ट, हम फिर पेशेंट को कहेंगे कि स्कोर स्पोर्ट, हम पेशेंट से पूछेंगे कि स्कोर स्पोर्ट से आप जो है अवेयर है या नहीं। स्कोर स्पोर्ट किसे कहते हैं? अगर कोई लीजन है स्पाइन में तो इस टाइम इस पर पेन होता है, तो हम जो है उस पर टच करेंगे। टच करने के बाद पेशेंट से कहेंगे कि पेन हो रहा है या नहीं। तो अगर पेन हो रहा है इसका मतलब है कि पेशेंट अवेयर हो रहा है, इसको कोई लीजन है स्पाइन में जिसकी वजह से इसको पेन महसूस हो रही है। पल्पेट द स्पाइनस प्रोसेस एंड बी जेंटल विद द स्कोर स्पोर्ट, हमने स्पाइनस जो प्रोसेसेस है इनको जेंटली पल्पेट करना है और हमने नरमी करनी है स्कोर स्पोर्ट से, यानी स्कोर स्पोर्ट जिस एरिया पे पेन महसूस हो तो वहाँ पे हमने नरमी अख्तियार करनी है, ज़्यादा जो है वो पल्पेट नहीं करना है। परकस 1 वर्टिब्रे एट ए टाइम, हमने अगर हम वर्टिब्रेट कॉलम जो है इसमें परकशन करेंगे तो एक टाइम पे एक ही वर्टिब्रा जो है उसको हम परकस करेंगे और हम हेड से स्टार्ट लेंगे परकसिंग। फिर हम परकशन के थ्रू इसके नॉर्मल साउंड और जो एबनॉर्मल साउंड होती है उसमें फ़र्क करेंगे। ये आप लोग जो है प्रैक्टिस के साथ आप लोग एबल हो जाएंगे कि किस तरीके से परकशन पे नॉर्मल साउंड आती है और किस तरीके से यहाँ पे एबनॉर्मल साउंड आती है। Assess range of motion spine by having patient bent down to pick up an object without bending his legs while you hold his spine। क्या करना है? हमने रेंज ऑफ मोशन मालूम करनी है। किस तरीके से? हैविंग द पेशेंट बेंड डाउन, हमने पेशेंट को बेंड डाउन करनी है, जैसे यहाँ पे करके दिखाया है किस तरीके से पेशेंट को बेंड डाउन किया है। टू पिक अप एन ऑब्जेक्ट, और उससे कोई ऑब्जेक्ट जो है वो पिकअप करवा रहा है विदाउट बेंडिंग हिज लेग, के उसके लेग्स जो है इनको बेंड होने नहीं दे रहा है, सपोर्ट दिया हुआ है और उसको जो है कोई चीज़ उठाने के लिए कह रहा है ताकि उसका जो बैक साइड है वो सारा जो है बेंड हो लेकिन उसके जो लेग्स है वो बेंड ना हो। तो इसलिए जो हिप्स है उस पर होल्ड किया हुआ है और उससे कोई ऑब्जेक्ट जो है वो उठाने के लिए कहा जा रहा है।
तो नॉर्मली क्या होता है, जेंटल कनकेविटीज़ इन सर्वाइकल एंड लंबर रीजन। तो जो लंबर रीजन और सर्वाइकल रीजन है वर्टिब्रल कॉलम के, यहाँ पे कनकेविटीज़ होंगे, मीन्स के कनकेव शेप होगी, जो वर्टिब्रे है इनकी कनकेव शेप होगी। और जो थोरेक्स साइड है यहाँ पे थोड़ा कन्वेक्स शेप होगा, तो ये नॉर्मल होता है। वर्टिब्रल लाइन एंड ग्लूटियल क्लेफ्ट लाइन, जो ग्लूटियल क्लेफ्ट होता है, ग्लूटियल रीजन का जो हिस्सा होता है वो, और जो वर्टिब्रल लाइन है, ये दोनों बिल्कुल अलाइन होने चाहिए, मीन्स कि ये बिल्कुल जो है सीधे होने चाहिए। नॉर्मली ये बिल्कुल सीधे होते हैं। पोस्चर का आप देख लें, पोस्चर में है कि कंफर्टेबली एरेक्ट, लुक फॉर स्ट्रेट लाइन अक्रॉस बॉडी पार्ट्स। नॉर्मली बंदा जो है वो सही तरीके से कंफर्टेबली एरेक्ट खड़ा हो जाता है। ये जो बिल्कुल यहाँ पे जो सेंटर वाला बंदा है इसकी अलाइनमेंट बिल्कुल ठीक है, ये इसका गुड पोस्चर है, यानी बैलेंस अपराइट पोस्चर, ये बैलेंस पे भी है और अपराइट पोस्चर इसका है। इस वाले बंदे को देखिए, इसकी पुअर पोस्चर है, ये जो है नीचे की तरफ झुका हुआ है, और जो है इसकी फ्लैट बैक है और इसका फॉरवर्ड हेड है। यहाँ पे देख ले इसका ये जो वाला है पुअर पोस्चर वाला, इसको देख ले, फॉरवर्ड हेड इसकी भी है, राउंडेड शोल्डर इसके है, इस तरह राउंडेड हुए हैं, वीक एबनॉर्मल मसल्स इसके हैं। अब यहाँ पे ये एब्डोमिनल मसल्स देख ले, वीक है और एबनॉर्मल मसल्स है जो कि इस तरह नीचे की तरफ गए हुए हैं। और स्वे बैक, ये थोड़ा जो है बैक की तरह, बैक साइड पे स्वे है, यानी पीछे की तरफ इसका जो पोस्चर है वो गया हुआ है। तो ये दोनों जो है पुअर पोस्चर है, दोनों एबनॉर्मल कंडीशन है, और जो सेंटर वाला है ये गुड पोस्चर है, और ये नॉर्मल पोस्चर है कि बंदा जो है क्या करता है, सीधा जो है अपराइट बैलेंस से खड़ा हो जाता है। तो अब यहाँ पे हमने बॉडी पार्ट्स की लाइंस देखनी है कि किस तरीके से है। तो जो सेंटर वाला है ये नॉर्मल है, इसको हम याद रखेंगे और इस तरीके से हम भी देखेंगे। लोडोसिस है, कभी कभार लोडोसिस हो जाती है। अब ये लोडोसिस क्या है, लोडोसिस में यहाँ पे जो लंबर कर्व है, लंबर कर्व बहुत ज़्यादा अंदर की तरफ चला जाता है, ये नॉर्मल है। देखिए नॉर्मल में कर्व जो है इतना ज़्यादा नहीं है, लेकिन यहाँ पे जो लोडोसिस है इसमें कर्व बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, जिसकी वजह से यहाँ पे कमर जो है वो अंदर की तरफ गया हुआ और पेट यहाँ पे बेली जो है वो बाहर की तरफ निकला हुआ नज़र आता है। तो इसको हम कहते हैं लोडोसिस ऑफ स्पाइन। तो इसके लिए भी हम चेक करते हैं। Kyphosis is a curving of the spine that causes a bowing of the back, which lead to hunchback or slouching posture. तो इसको हम hunchback या फिर slouching posture भी कहते हैं। ये जो काइफोटिक स्पाइन है इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं कि ये slouching posture है या hunchback है। मीन्स के बाहर से जो है बैक निकला हुआ है, इतना ज़्यादा बैक जो है बाहर से निकला हुआ होता है, इसकी वजह से इसका जो हेड होता है वो फॉरवर्ड और डाउनवर्ड जो है वो चला जाता है। ये नॉर्मल है। नॉर्मल में देखिए बिल्कुल सीधा है, बेक नहीं निकला है, लेकिन यहाँ पे बेक जो है वो निकला हुआ होता है, तो इसको हम काइफोसिस कहते हैं। ये स्कोलियोसिस है। स्कोलियोसिस का मैंने आपको बताया कि कर्वेचर ऑफ द स्पाइन अवे फ्रॉम मिड लाइन और साइडवेज। यहाँ पे क्या होता है, जो स्पाइन की कर्वेचर है वो मिड लाइन से दूर चला जाता है, अवे मिड लाइन यानी साइड लाइन पे, साइडवेज पे चला जाता है। तो इस तरह एस शेप की ये इसकी स्ट्रक्चर होती है। अच्छा स्टूडेंट्स, ये जो लेक्चर 2 था यूनिट 1 का, ये कंप्लीट हो चुका। इसके साथ यूनिट 1 कंप्लीट हो चुकी। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को समझ आ गई है। अगर फिर भी आप लोगों का कोई क्वेश्चन है, किसी एरिया पे कन्फ्यूजन है, तो कमेंट सेक्शन में अपना क्वेश्चन डाल ले। मैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में आप लोगों के क्वेश्चन का आंसर करूँगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।